तुम्हारा कुछ टॉपिक रह गया, तुम कंप्लीट करो यहाँ पे। चैप्टर कौन सा था? 4 था ना? मैं देख रही हूँ, अच्छी बात है, अच्छे अच्छे टीचर्स आ रहे हैं, प्रमोशन हो रही है उनकी, और पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। हर आदमी मेहनत करना चाहता है, क्योंकि ये जो फील्ड है ना, ये ऐसी है कि ये देती है सुकून। एक यही एक फील्ड ऐसी है, टीचिंग, जो आपको सुकून देती है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, सुकून नहीं मिलेगा आपको। बट ये भी तब तक सुकून देगी जब तक आप उसको बिना बेनिफिट के करोगे। जिस दिन आपने इसे सोचना शुरू कर देना कि यार मुझे बेनिफिट नहीं हो रहा इस प्रोफेशन से, बस वहीं पे आप गए, वहां पे काम खत्म, वहां पे मामला खराब हो जाता है। कहाँ तक पढ़ा दिया था मैडम? हाईलाइट किया था, चर्च समाज तो हो गया था ना हमारा। सामाजिक प्रभाव, मैं आज से तो आप लोगों का हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करूंगी नहीं, क्योंकि एक ही दिन है। कम से कम कंटिन्यू 3 दिन तक चलाओ क्लास। आज पढ़ा दिया, फिर कल खत्म। अब आप तुम क्या देने वाले हो ये बताओ, या देखती हूँ जैसा भी मुझे समझ आता है। चौथे वर्ग से पढ़ाना है, बता ना यार आशु कहाँ से पढ़ाना है? तुझे खुद ही नहीं पता है, यहीं से पढ़ाना है। भाई मैं तो पता नहीं कितने साल हो गए शॉपिंग ही नहीं करी मैंने तो। मुझे तो यही नहीं पता है कि, नहीं सीरियसली मैं अपना बताऊं, मैं शॉपिंग, आप कहते हो लड़कियों का फेवरेट होता है शॉपिंग करना, मैं उस चीज में सबसे ज्यादा आलसी हूँ। मैं नहीं जाती शॉपिंग करने। मुझे लगता है चल यार, चल रहा है ना काम, चल, मतलब ये भाभी की दुकान है यहाँ पे, अगर कुछ चाहिए होता है तो लोअर टी शर्ट में ज्यादा चलता है मेरा काम। सूट मेरी सिस्टर ले आती, वही काम चल जाता है। और मैं अगर बहुत ज्यादा, अगर मेरा मन कर रहा है कि चलो आज मुझे कुछ नया पहनना है, तो ये दुकान है, पास में गए, वहां से बोला भाभी सूट दिखाओ, कोई सूट है, और लेके आ गए। वरना मैंने देखा लोगों को 10 50 60 कपड़ों के पीछे घूम के फिर जाके एक कपड़ा लेके आते हैं। इतना पेशेंस नहीं है मेरे पास, ना भैया ना। भाई मार्केट में कुछ नहीं है, कपड़े खत्म है। मेरे को आज भी याद है, मैं अपने लिए टॉप लेने गई थी, तो मेरे को वो टॉप दिखा रहा था। उस टाइम तो मैं मतलब दुबली पतली, तो मैं मोटी हो गई थोड़ी सी। तो मैं गई तो मैंने उसको बोला टॉप दिखा दे, उसने मेरे को क्रॉप टॉप दिखानी स्टार्ट कर दी। मैंने उसको ऐसे ही पकड़ के ऐसे बोला, मैंने कहा इंसानों के लायक कुछ है पहनने के लिए या नहीं? इसमें कुछ है, कपड़ा है इसमें? मैंने ऐसे ही लिटरली उसको बोला। कह रहा क्या बात कर रहे हो दीदी, आजकल लड़कियां यही पहनती है। मैंने कहा लड़कियां पहनती होंगी ना बेटा, यहाँ पर देखो, बंदा देख के बात कर। कम से कम चीज तो वो दिखाओ जो कोई लेके जा सके। चलो, नई प्रौद्योगिकी आ गई 11वीं शताब्दी में, हलों में तकनीक सुधार होने लगा। लकड़ी सामान्य हलों के स्थान पर किसके हल आ गए? लोहे के हल आ गए। कल भी बात हुई थी कि किसके हल थे, लकड़ी के हल थे, लेकिन अब किसके आ गए? लोहे के हल आ गए। उसे छोड़ दे तू, अब इधर देख। मोल्ड बोर्ड का उपयोग होना शुरू हो गया। हल मिट्टी को अधिक गहराई तक खोदने और उसकी ऊपरी परत को पलटने में क्या हो गया? सक्षम हो गए, क्योंकि लकड़ी की जगह किसके हल आ गए? लोहे के हल आ गए। पशुओं को जो भी जोतने का जो बदलाव होता था, पशुओं के गले के स्थान पर अब जुआ उनके कंधों, मतलब शोल्डर पर रखा जाने लगा। पहले तो गले पे बांध देते थे, अब कहाँ बांध रहे हैं? शोल्डर पे बांध। पशुओं को खींचने के लिए अधिक शारीरिक शक्ति मिली। घोड़ों के खुरों की रक्षा करने के लिए उनके पैरों में क्या लगा दी गई? लोहे की नाल। ये चेंज आया। जल और वायु ऊर्जा का उपयोग हुआ। अनाज पीसने, अंगूरों को निचोड़ने, कृषि कार्यों के लिए जाल शक्ति और वायु शक्ति का बड़े पैमाने पर भी क्या होने लगा? उपयोग होने लगा। 3 खेतों की व्यवस्था आपको देखने को मिली। पुरानी 2 खेतों की व्यवस्था पर 3 खेतों की चक्र अनुसार होने लगा, जैसे ऋतु के हिसाब से। शरद ऋतु में गेहूं, ये देखो ये रहा। शरद प्रथम में, शरद ऋतु में गेहूं, राई उगाने के लिए। द्वितीय में, वसंत ऋतु में मनुष्य पशुओं के आहार के लिए, मटर से मसूर सरसों जो उगाने के लिए। और तृतीय खेत में भूमि को खाली छोड़ा जाता था। 3 स्टेप में क्या होने लगी? यहाँ पे खेती होने लगी, और प्रतिवर्ष
तीनों खेतों के फैसले को बदल-बदल कर क्या करा जाता था? फसलों को, फैसले नहीं, फसलों को बोया जाता था। प्रौद्योगिकी के प्रमुख प्रभाव भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि उत्पादन लगभग कितना हो गया? दुगना हो गया। जमीन की जो उपजाऊता है वो क्या होने लगी? बची रहने लगी, बची रहने जमीन खाली छूटने लग गई ना, तो वृद्धि होने लग गई। छोटे किसानों के पास बाकी गतिविधियां करने के लिए भी क्या बचने लगा? समय बचने लगा। हलों में सुधार हुआ, वही दोबारा रिपीट हो गया है यहाँ पर। हम्म। चौथा, देखो अभी तक आपने 3 वर्ग के बारे में पढ़ा था, अब आपके पास चौथा वर्ग भी आ गया। चौथा वर्ग क्या था? चौथा वर्ग है नए नगर, उनके नागरिक कृषि विकास का प्रभाव, जिसमें जनसंख्या में भारी वृद्धि, व्यापार का तेज विस्तार, नए नगरों का विकास, ये सब चीजें आपको देखने को मिली। यूरोप की जनसंख्या वर्ष 1000 में 420 लाख, 1200 में 620 लाख, 1300 में 730 लाख, इस तरह से बेहतर भोजन मिलते मिलते लोगों की उम्र क्या हो गई? हर बार बढ़ती चली गई। अब क्या हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि भोजन बेहतर नहीं है। मैंने सुना है, पता नहीं, अभी तो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा आएगा, बट मैंने पढ़ा नहीं अभी तक। मैं अगर फूड इंडस्ट्री में कभी देखूंगी क्या चल रहा है खाने में तो देखती हूँ। नगरों का पुनरुत्थान 11वीं सदी से पृष्ठभूमि, रोमन साम्राज्य के पतन के बाद नगर उजड़ गए। शताब्दी में कृषि का विस्तार हुआ, जनसंख्या बढ़ी, हॉट मेलों और छोटे विपणन केंद्रों का विकास हुआ, मतलब छोटे छोटे विपणन केंद्र आ गए। नगर चौक, चर्च, सड़कें, व्यापारियों के घर, दुकानें और कई केंद्रीय कार्यालय, शासन करने वाले लोग भी यहाँ पर क्या होने लगे? मिलने लगे। ये चौथा वर्ग है। तीनों वर्ग से दुनिया बाहर निकल गई है, वो चौथे वर्ग में आ गई, जिसमें वो क्या बात कर रही है? सिर्फ अपने विकास के बारे में बात कर रही है। ये वो वर्ग है। यहाँ पर सामाजिक संरचना, लॉर्ड की नजरों में भागकर 1 वर्ष और 1 दिन तक नगर में छुपकर रहने में सफल हो जाता था। अब आदमी छुप सकता है, ये चीज आ गई। कृषक दास, दुकानदार, व्यापारी और डॉक्टर, वकील, साहूकार भी क्या होने लग गए? इसमें शामिल होने लग गए। भगोड़े, नगर के निवासी, नगरों में रहने वाले अधिकांश लोग स्वतंत्र कृषक, भगोड़े, कृषक दास, अब जो कृषि दास हैं, जो लॉर्ड के अंडर में क्या कर रहे हैं? दास प्रथा कर रहे हैं, दास बने हुए, वो भागने लग गए और वो छुपने भी लग गए। श्रेणी की परिभाषा की अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं, तो श्रेणी का मतलब क्या है? कि एक आर्थिक संस्था जिसमें प्रत्येक शिल्प या उद्योग एक श्रेणी के रूप में कार्य करते हैं। सभागार प्रत्येक नगर का एक अनिवार्य हिस्सा होता था, जहां औपचारिक समारोह और गिल्ड के प्रमुख बैठ के भी क्या होती थी? देखी जाती थी। नगर प्रशासन के चौकीदार वगैरह सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखते थे, मार्गों की देखभाल करते थे, जहां से व्यापारी वगैरह आ रहे हैं। फिर यहाँ पर एक चीज और आई, कैथेड्रल नगर का उदय, चर्च का दान फिर से शुरू हो। 12वीं शताब्दी में से फ्रांस में बड़े गिरजाघरों का निर्माण शुरू हो गया। गिरजाघर, चर्च, बड़े बड़े गिरजाघर बनने लगे। धनी व्यापारियों ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा क्या करना शुरू कर दिया? चर्च को दान करना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला ठीक है, ये अब चर्च आ ही रहा है तो हम क्या करते हैं? अपने हिस्से का जो भी दान है, वो अपनी प्रॉपर्टी का एक अच्छा खासा दान हम क्या करेंगे? गिरजाघर बनाने के लिए दे देंगे। यद्यपि कैथेड्रल मूल रूप से मठों से जुड़े थे, लेकिन समाज के विभिन्न वर्ग, अमीर गरीब, ने उनके निर्माण में श्रम, निर्माण सामग्री, धन से महत्वपूर्ण सहयोग दिया। चाहे अमीर व्यक्ति हो, चाहे गरीब व्यक्ति हो, सबों ने कुछ ना कुछ अपना अंशदान दिया। जैसे कि किसी ने पैसा दे दिया, किसी ने वहां पर काम कर दिया, ऐसे करके। और नगरों का विकास, निर्माण कई वर्ष लगते, लंबी अवधि के कारण निर्माण हुआ। सात पत्ते कला भी देखने को मिली, जैसे कि क्या? मधुर लगे, चर्च की घंटियां बनी, रंगीन कांच के प्रयोग होने शुरू हो गए, रोशनी के लिए खिड़कियां बननी शुरू हो गई, ऐसे काम भी देखने को मिले। धार्मिक शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर चित्र के माध्यम से, ताकि अनपढ़ लोग भी धर्म की मुख्य बातों को आसानी से समझ सकें। भी आप मंदिर वगैरह जाते हो, मूर्ति वगैरह देखते हैं, उसे चित्र के माध्यम से समझाया जाता है कि अगर कोई मूर्ति नाच रही है तो वो नृत्य कर रही है, कोई चल रही है, कोई ऐसे पानी डाल रही है तो उसका मतलब पानी डाल रही है वो। ऐसे चित्र के माध्यम से उन लोगों को भी समझाने की कोशिश की गई जो पढ़े लिखे नहीं थे। आर्थिक विस्तार और जलवायु में परिवर्तन भी देखने को मिला। मौसम, गर्म मौसम का स्थान तीव्र ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया। देखो, जब आर्थिक विकार रुका तो जलवायु परिवर्तन हुआ। यूरोप में गर्म मौसम का स्थान किसने ले लिया? ठंड ने ले लिया। फसल उगाने का समय छोटा हो गया। रिपीट है, ये तो कल भी पढ़ाया था। धातु मुद्रा का संकट भी देखने को मिला।
असर चांदी की कमी। ऑस्ट्रिया और सर्बिया के खानों में चांदी का उत्पादन घटने से धातु मुद्रा में भारी कमी आ गई। पहले तो सारी मुद्रा धातु की ही बनती थी, तांबा, चांदी, कांसा। फिर धीरे-धीरे किस में आ गई? प्लास्टिक में आ गया। तो प्लास्टिक में अभी आई है, पता नहीं आई। फिर यहाँ पर एक महामारी फैल गई जिसको नाम से याद रख, क्या? प्लेग के नाम से। जनसंख्या का विनाश हुआ। 730 लाख से हटकर 1400 से 4.5 लाख पे पहुंच गए लोग। इतने लोग मरे। 20 से 40 आबादी के परसेंट के लोग इस महामारी से क्या है, मारे गए थे। जैसे इस बार बोले कोरोना में इतने सारे लोग मारे गए, मुझे तो लगता नहीं भाई। बल्कि कोरोना के बाद जब मैं घर से बाहर निकली तो मुझे ऐसा लगा कि ज्यादा बढ़ गई है आबादी। बट अरे यार ठीक है, वो वैसे गए होंगे बेचारे। कोविड से मत बोलो। जो बहुत बड़ी एज के लोग थे ना वो गए थे। 55 साल के नानू कैसे हो सकते हैं यार? माँ, अरे मम्मी इतनी छोटी थोड़ी है। कोरोना कब था? कब गए थे? स्टार्टिंग में? तब भी 55 के कैसे होंगे? हाँ ये हो सकता है। श्रम की कमी, फिर तो जल्दी चलेगा यार। बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई। काम करने वाले लोगों की, मजदूरों की संख्या में भारी कमी आ गई। मजदूर दरों में उछाल देखने को मिला। कृषि बाजार पर प्रभावी गिरावट देखने को मिली। भू संपत्तियां, लॉर्ड्स आमदनी को गहरा धक्का लगा। सामाजिक असंतोष, कानून की मजदूरी दरों को भी पुराना कम करने की कोशिश की गई। बहुत ज्यादा इस समय में सामाजिक सोशल डिस्टर्बेंस काफी ज्यादा क्या है, फैलता जा रहा है। अब यहाँ पर ना जब विद्रोह कब जागता है? जब आप किसी इंसान पे कोई चीज जबरदस्ती थोपने की कोशिश करते हो। देखो पढ़ो। विद्रोह की पृष्ठभूमि और कारण, पुराने अनुबंधों को थोपना। सामंतों ने हाल में अपनाए गए धन संबंधी अनुबंधों, मतलब मनी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। पुरानी मजदूरी सेवा और बेगारी बंधुआ मजदूरी को फिर से लागू कर दिया। उन्होंने कहा, पहले तो उन्होंने कहा ठीक है, काम करो, पैसा ले जाओ। अभी धीरे धीरे क्या हुआ, उनको लगा नहीं भैया ये तो बेनिफिट में नहीं है, तो उन्होंने दोबारा से पुरानी व्यवस्था को लाए। अब आदमी जब नई व्यवस्था के जाके अपना सक्सेस कर चुका है तो पुरानी व्यवस्था की तरफ वो क्यों जाएगा भाई? मतलब ही नहीं है। तो विद्रोह आ गया यहाँ पर। 1323 में कृषकों का विद्रोह देखने को मिला। 1358 में फ्रांस में कृषक विद्रोह देखने को मिला। 1381 में इंग्लैंड में बड़ा कृषक विद्रोह देखने को मिला। ये याद रख लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। याद क्या रखना, 2-3 बार पढ़ लोगी तो दिमाग में बैठ जाएगा। विद्रोह का क्रूरतापूर्वक कुचल जाना, दमन कर दिया गया, नहीं सुना गया। कई स्थानों पर हिंसक विद्रोह भी हुआ। किसान पिछली सदियों में हुए अपने आर्थिक लाभों को बचाना चाहते थे। सामंतवाद का अंत हो गया भाई। धन कमाने के लिए अर्थव्यवस्था काफी विकसित हो चुकी थी, तो सामंतवाद को क्या करना पड़ा? अपनी पुरानी रीति रिवाजों को पीछे की तरफ खींचना पड़ा। उसके बाद 15वीं से 16वीं सदियों में यूरोपीय शासकों ने सैनिक वित्तीय शक्ति को भी काफी बढ़ावा दिया। नए शक्तिशाली राज्य सामने उभर कर आए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, 11वें में ऑस्ट्रिया में मैक्स मिलन, इंग्लैंड में हेनरी सब स्पेन, इसाबेला, और ये और भी विशेषज्ञ आपको यहाँ पर स्थापित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजतंत्र को भी सफलता मिली। 12वीं से 13वीं सदी में आर्थिक और सामाजिक बदलाव हुए। सामंतवाद का तो ऑलमोस्ट पतन ही हो गया था। सैन्य व्यवस्था में बदलाव किया गया, जैसे कि मदद लेना बंद कर दिया। इनकी जगह उन्होंने बंदूक, देखो लिखो, सैन्य व्यवस्था में शासकों ने अब सामंतों से अपनी सेना के लिए मदद लेना बंद कर दिया। उसकी जगह उन्होंने बंदूक और तोपों का सहारा ले लिया। उन्होंने कहा हमें सेना नहीं चाहिए, अब हम क्या रखेंगे? अपनी तोप, अपनी बंदूक रखेंगे। और प्रशिक्षित और स्थायी सेना बनाई गई। खुद की सेना बनानी स्टार्ट कर दी। सीधे राजा के अधीन थी। अभिजात वर्ग की हार, नई सैन्य शक्ति, आधुनिक हथियार, बंदूकों, तोपों के सामने पुराना अभिजात वर्ग टिक नहीं पाया। उनकी शक्ति पूरी तरह से क्या हो गई? नष्ट हो गई। अब बात करें नए शासकों का उदय हुआ, तो नए शासक में 1461 से लेकर 1559 तक देख लेना, क्या बोलते हैं इसको? लुई 16, नहीं कौन है? 11, चार्ल्स 8, लुई 12, फ्रांसिस, इंग्लैंड हेनरी 8, फर्डिनेंड, क्या नाम है इसका? इसाबेला। ये सब आपको ना नए शासक जो हैं यहाँ पर आपको क्या हो जाएंगे? उदय होने दिख जाएंगे। कुछ वर्ड तो कई बार मेरे से निकलते ही नहीं है, इतनी थक जाती हूँ। अधिकारों का बढ़ना, स्थायी सेनाएं रखना, राष्ट्र व्यवस्था बनाए रखना, सैनिक निर्भरता समाप्त हो गई। राजा पूरी तरह से अपने आप सेना पर निर्भर होने लगे। लोगों ने, व्यापारियों का उदय, मतलब राजाओं के यहाँ पर देखो ये इसमें, हाँ
ये पढ़ाती हूँ। सामाजिक संरचना, नया वर्ग विभाजन, राजशाही का आधार। राजाओं ने शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत की। समाज अब दरबारियों और आपसी निर्भरता के ताने बाने से बंधा हुआ था। व्यापारियों का उदय होने लगा और उन्हें भारी धन की क्या होने लगी? आवश्यकता होने लगी। वो भारी धन के लिए किस पर निर्भर हो गए? अमीर व्यापारियों और साहूकारों पर निर्भर हो गए। इस वजह से जो सामंतों का नियंत्रण है वो कृषि व्यवस्था में क्या लाया? बदलाव लेकर आया। भाई सारा सारा आदमी कृषि से हटके कहाँ जा रहा है? व्यापार की तरफ जा रहा है, ये काम कर रहा है। फ्रांस और इंग्लैंड की शासन प्रणालियों में भी अंतर। फ्रांस निरंकुश राजतंत्र की ओर। फ्रांस में राजा ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए स्टेट जनरल की बैठक बुलाना बंद कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पार्लामा संसद स्थानीय न्यायपीठों ने राजा का विरोध करने का भी क्या करा? प्रयास। राजा का विरोध तो होना ही था, क्योंकि जब तक पुराने रीति रिवाज नहीं उठेंगे तो आपस में क्या लगने लगा? गृह युद्ध छिड़ने लगा। हाँ जी। उसके बाद निष्कर्ष क्या निकलता है यहाँ पर? कि देश क्या हो गया? गणतंत्र स्थापित हो गया भाई। राजा का राज खत्म, निरंकुश राज खत्म, तो वहां पर कौन आ गए? संवैधानिक संस्था आ गई, राजतंत्र आ गया। लो भैया, यही चैप्टर था ये, खत्म। इसमें इतना कुछ भी नहीं था। जो इम्पोर्टेंट था पढ़ लेना। अपनी तरह से नोट्स बनाना चाहते हो तो बना लेना, कोई इशू नहीं। थैंक यू।